हेलो स्टूडेंट्स, एक नए चैप्टर एडवर्ब के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। पर हमेशा की तरह जैसे हम वोकेबलरी से स्टार्ट करते हैं तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। आज का हमारा पहला वर्ड है फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब क्या है? एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ, किसी चीज के डेवलपमेंट को, किसी चीज की प्रगति को, मतलब एनकरेज करना। एनकरेज करना मतलब प्रोत्साहित करना। जैसे टीचर करते हैं स्टूडेंट्स को क्या? एनकरेज। तो फॉस्टर करना हो गया। ये नर्चर है, NURTURE, नर्चर। प्रमोट, सपोर्ट, ये क्या हो गए? प्रोत्साहित करने के सिनोनिम्स, फॉस्टर के सिनोनिम। दूसरा वर्ड है ऑफस्केशन। ऑफस्केशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग, किसी चीज को बनाने की प्रोसेस। क्या बनाने की प्रोसेस? ऑब्सक्योर बनाने की प्रोसेस। ऑब्सक्योर बनाने की प्रोसेस मतलब अस्पष्ट बनाने की, है ना? अस्पष्ट बनाने की जो प्रोसेस है, अनक्लियर बनाने की प्रोसेस है, या अनइंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब होता है जिसको समझा जा सके, अनइंटेलिजिबल का मतलब है जिसको समझा ना जा सके। तो ये सब बनाने की जो प्रोसेस है वो ऑफस्केशन कहलाती है। सिनोनिम हो जाएंगे परप्लेक्सिटी और वैगनेस। क्या पढ़ेंगे इसको? वैगनेस। ठीक है, तो परप्लेक्सिटी और वैगनेस इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फिर तीसरा वर्ड है जो हमारा वो है आउटरेज। आउटरेज ये क्या था? अगर दिख नहीं रहा हो तो ऑफस्केशन, है ना? OBFUSCATION। आउटरेज का मतलब क्या है? एन एक्ट ऑफ वायलेंस और ब्रूटैलिटी। कोई एक्ट जिसमें क्या है? वायलेंस है या ब्रूटैलिटी है, उपद्रव, वो क्या कहलाता है हमारा? वायलेंस कह सकते हैं उसको। वायलेंस की स्पेलिंग ऐसे लिखना आप, वायलेंस, है ना? तो वायलेंस को क्या कहेंगे हम? आउटरेज। उपद्रव या दंगे से रिलेटेड जो हरकतें हैं वो। तो ये हमारे 3 वर्ड हुए। चौथा वर्ड है हमारा एस्च्यू। ESCHEW। एस्च्यू का मतलब है डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग, किसी चीज को जानबूझकर अवॉइड करना या उसके अवॉइड करने से बचना जानबूझकर, या एब्सटेन करना। एब्सटेन फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज होता है फ्रॉम एब्सटेन के साथ। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब परहेज करना, दूर रहना। इसके सिनोनिम बनेंगे शन, अवॉइड, इवेड। हिंदी में मतलब समझें तो त्याग करना या परहेज करना। पांचवा वर्ड है हमारा पार्लस। पार्लस का मतलब होगा फुल ऑफ डेंजर और अनसर्टेनिटी। ऐसा कोई जिसमें बहुत ज्यादा खतरा है या बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी या डेंजर से भरा हुआ क्या कहलाएगा हमारा? पार्लस। सिनोनिम क्या बनेंगे? प्रिकॉकियस, हजार्डस, रिस्की और जियो पैराडाइजिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जियो पैराडाइजिंग। जियो पैराडाइजिंग तो कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा खतरा है, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, वो क्या कहलाएगा हमारा? पार्लस कहलाएगा। अब ये हमारे 5 सेंटेंस हैं, इनको आप पॉज करो और अपने एंड से उन 5 वोकेबलरी पर बेस्ड सॉल्व करते हैं, है ना? चलो, तो उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व किए होंगे। अब मैं बताता हूं। सच कंडीशन डैश द स्प्रेड ऑफ द डिसीज। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं, कोई परिस्थितियां हैं वो डिसीज के बढ़ने को, फैलने को क्या करती हैं? फॉस्टर करती हैं। फॉस्टर करती हैं मतलब एनकरेज करती हैं, बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो सच कंडीशंस फॉस्टर द स्प्रेड ऑफ द डिसीज। माई कजिन हैड अ डैश जर्नी ऑन हिली एरियाज। तो मेरी जो कजिन्स थे उनकी जर्नी कैसी थी? पार्लस। पार्लस मतलब फुल ऑफ अनसर्टेनिटी और डेंजर। पॉलिटिशियन कीप डैश द इशू। तो पॉलिटिशियंस कीप के बाद हमको जो ऑफस्केशन जो था या ऑफस्केशन जो था उसको बदलना होगा ऑफस्केटिंग में। कैसे लिखेंगे उसको? उसको कीप के बाद हमको जिरेंड फॉर्म लिखना होता है। तो पॉलिटिशियंस कीप ऑफस्केटिंग। कि पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उनको घुमाते रहते हैं या ऐसा बनाते रहते हैं कि पब्लिक को उसके बारे में समझ भी ना आए, पब्लिक गोल गोल घूमती रहे।
अ साइकोलॉजिस्ट हु डैश द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ साइकोथेरेपी। एक साइकोलॉजिस्ट है जो क्या करते हैं, अब बाकी वर्ड तो हो गए हमारे, तो यहां पर क्या आएगा हमारा एसच्यू, और एसच्यू करने का मतलब क्या होगा कि एक साइकोलॉजिस्ट है जो अवॉइड करता है, क्या अवॉइड करता है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो पुरानी मेथड्स जो चली आ रही हैं, जो पहले से प्रोसेस में है, उनको अवॉइड करता है, उनको यूज नहीं करता। ठीक है, किस चीज की, साइकोथेरेपी की। मैनी पीपल एक्सप्रेस्ड डैश एट कोर्ट्स डिसीजन। कई लोग हैं जिन्होंने दिखाया या एक्सप्रेस किया, क्या एक्सप्रेस किया भाई, आउटरेज, गुस्सा, एंगर, है ना, उपद्रव टाइप का। तो कई लोगों ने दिखाया क्या, आउटरेज दिखाया, किस पर, कोर्ट के डिसीजन पर। तो ये हमारी 5 वोकेबलरी, उन पर बेस्ड 5 फिलर्स। आगे हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एडवर्ब। तो पहले समझते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या है, शी रन्स फास्ट, तो शी हो गया प्रोनाउन, रन हो गया हमारा वर्ब, अब फास्ट जो है, तो ये फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो आप कहोगे सर रन को, तो रन तो एक वर्ब है, जो वर्ब की क्वालिटी बताएगा क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो जो एडवर्ब है उसका पहला काम क्या है, मॉडिफाइज अ वर्ब, किसी वर्ब की विशेषता बताता है, किसी वर्ब की क्या बताता है, विशेषता बताता है, वो क्या कहलाएगा हमारा एडवर्ब। दूसरा, शी रन्स वेरी फास्ट। अच्छा, फास्ट क्या निकाला था अभी हमने, एडवर्ब निकाला था, उस एडवर्ब को फिर हमने किससे मॉडिफाई कर दिया, वेरी से कर दिया। तो वेरी क्या कर रहा है, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो जो किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करे वो भी एडवर्ब है। तो मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब, मतलब वर्ब को तो एडवर्ब मॉडिफाई करता ही है, साथ में किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है। और शी इज वेरी इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट कौन है, शी, तो शी एक प्रोनाउन है, तो इंटेलिजेंट क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। लो भाई, अब जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा वो भी क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो एडवर्ब का तीसरा काम क्या हुआ, मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव। तो बेसिकली एक एडवर्ब 3 चीजों को मॉडिफाई करता है, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, या किसी एडवर्ब को। इन 3 चीजों को क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब इसको क्या किया हमने, लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, है ना, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कैसे कैसे, तो हम क्या करते हैं, वर्ब को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे, एक तो हमारे नॉन एक्शन वर्ब हैं या सेंस वर्ब हैं, ऐसे वर्ब जिनमें क्रिया नहीं होती, जो क्रिया नहीं दर्शाते, सिर्फ स्थिति बताते हैं या भावनाएं बताते हैं, सेंस से रिलेटेड हैं, जैसे सुनना, देखना, फील करना, ये सब किस में आते हैं, सेंस में आते हैं, है ना। तो ये जो हमारे नॉन एक्शन वर्ब हैं, जैसे इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, हियर मतलब सुनना, स्मेल है, ये स्मेल मतलब सूंघना, फील करना, टेस्ट करना, देखना, ये सब किस में आएंगे, नॉन एक्शन वर्ब में या सेंस वर्ब में। दूसरा हमारा हो जाएगा एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जैसे कि टीच, राइट, रन, ईट एटसेट्रा, पढ़ाना, दौड़ना, खेलना, खाना, ये सब किस में आएंगे, एक्शन वर्ब में। तो हमने वर्ब को 2 पार्ट में बांट दिया, इनको क्लासिफाई कर दिया, नॉन एक्शन वर्ब या सेंस वर्ब में, और दूसरा एक्शन वर्ब में। अब इसको आगे देखते हैं हम कि इसका यूज क्या है। जो एडजेक्टिव है, ये आप वहां पर लिखना, जो एडजेक्टिव है ये आता है नॉन एक्शन वर्ब के लिए। किसके लिए आता है, नॉन एक्शन वर्ब के लिए, या फिर जो हमने लिखा है सेंस वर्ब के लिए। जो हमारा एडजेक्टिव है वो किसके लिए यूज होता है, नॉन एक्शन वर्ब के लिए या फिर सेंस वर्ब के लिए। जबकि जो हमारा एडवर्ब है वो जनरली यूज होता है किसी एक्शन वर्ब के लिए। और कहाँ यूज होता है, तो और यूज होता है जब किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करना हो तब, या फिर कहाँ यूज होता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना हो तब, है ना। तो अगर कोई एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब के लिए कौन आएगा, एडवर्ब, और अगर नॉन एक्शन वर्ब है तो क्या आएगा, एडजेक्टिव। जैसे
इट टेस्ट इज स्वीट, कोई चीज है जो टेस्ट महसूस हो रहा है उसका अच्छा। तो जो टेस्ट कर रहे हो आप, टंग में जो टेस्ट महसूस हो रहा है आपको, तो टेस्ट जो महसूस हो रहा है फील, वो कोई एक्शन तो नहीं है, तो वो तो नॉन एक्शन है। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा है, स्वीट लिखा है, ना कि स्वीटली लिखा है। ठीक है। फिर आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, तो एम क्या हुआ हमारा, नॉन एक्शन वर्ब हुआ। तो नॉन एक्शन वर्ब के लिए क्या लगाएंगे हम वहां पर, गुड या फिर एडजेक्टिव। यहां पर हम वेल नहीं लिख सकते, वेल को एडवर्ब काउंट करते हैं हम, इसलिए क्या लिखते हैं, गुड। अब इस वाले में देखो तो आपको और समझ में आएगा, आई प्लेड वेल, है ना, इसको काट देते हैं या फुल स्टॉप कर देते हैं। इसको मैं दोबारा रीराइट कर देता हूँ, है ना, दूसरा सेंटेंस इसके सेंटेंस में लिख लेता हूँ। व्हेन, रुक जाओ, स्वीटली से बना लेते हैं ना, ही प्लेड द शॉट। अब इसमें मान लो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है स्वीट और एक है स्वीटली। तो उसने शॉट खेला, तो वो जब शॉट खेल रहा है तो शॉट खेलना एक्शन में आएगा कि नॉन एक्शन में, तो आप कहोगे सर ये तो एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, स्वीटली। क्यों, क्योंकि यहाँ जब नॉन एक्शन था, टेस्ट करना था, तो एडजेक्टिव था, तो एडवर्ब बना दिया हमने उसको, क्या एडवर्ब बना दिया, स्वीटली बना दिया। या फिर जैसे गुड है इसका एडवर्ब बनाना हो तो मैं कहूंगा ना, जैसे आपने सुना है ना, पाकिस्तान के प्लेयर कहते हैं ना अक्सर, बॉयज प्लेड वेल, सुना है, मतलब उनका मजाक उड़ाया जाता है इस बात को लेकर कि उनको इतना ही आता है, बॉयज प्लेड वेल। तो प्ले का मतलब क्या हुआ, खेलना, तो खेलना क्या हुआ, एक्शन वर्ब, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर, एडवर्ब। तो अगर एक्शन वर्ब होंगे तो क्या आएगा वहां पर, एडवर्ब, और नॉन एक्शन वर्ब होंगे तो क्या आएगा वहां पर, एडजेक्टिव, या सेंस वर्ब होंगे तो क्या आएगा, एडजेक्टिव। अब ये सब बातें हो गई, आगे देखते हैं हम क्या लिखा हमारे पास। अगर नाउन में एल वाई लगाओगे आप तो एडजेक्टिव बनेगा, नाउन में एल वाई लगाने से एडजेक्टिव बनता है, जबकि एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से एडवर्ब क्रिएट होता है। नाउन में एल वाई लगाने से एडजेक्टिव बनता है और एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से एडवर्ब बनता है। जैसे यहां पर मंथली लिखा हुआ है, तो मंथ, उसमें एल वाई लगाया हुआ है। आपको अगर याद हो, हमने नाउन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि मंथ एक यूनिट होता है, मतलब नाउन है, और नाउन में एल वाई लगाया तो क्या बना हुआ है, ये एडजेक्टिव है। ऐसे ही वीक क्या हुआ हमारा, यूनिट, मतलब नाउन, उसमें एल वाई लगाया तो क्या बना, एडजेक्टिव बना। अच्छा, फ्रेंड क्या है, तो आपको भी पता है फ्रेंड एक कॉमन नाउन है, और नाउन में एल वाई लगाने से क्या बनता है, एडजेक्टिव। तो ये तीनों क्या हो गए, एडजेक्टिव, मतलब नाउन में अगर एल वाई लगेगा तो एडजेक्टिव बनेगा, जबकि एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बनता है, एडवर्ब। जैसे ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, एल वाई लगाया तो क्या बन गया, ऑनेस्टली, एडवर्ब बन गया। अब ब्यूटीफुल क्या है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एल वाई लगाया तो क्या बन गया, ब्यूटीफुली, जो कि एक एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब, इसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी वर्ड जो एल वाई पर खत्म होता है, या तो वो एडजेक्टिव है या तो वो एडवर्ब है। और ये बहुत हद तक कहूं मैं 99 या 100% सही है कि कोई भी शब्द जो एल वाई पर खत्म होता है इंग्लिश में, या तो वो एडजेक्टिव है या तो वो एडवर्ब है। अगर नाउन में एल वाई लगाकर बनाया है तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर बनाया है तो एडवर्ब है। अब एडजेक्टिव कहाँ यूज होता है, तो जब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उसकी विशेषता बतानी हो तब। और एडवर्ब कहाँ यूज होता है, तो वर्ब के लिए, दूसरे एडवर्ब के लिए, या एडजेक्टिव के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी पर बेस्ड आगे बताई हुई चीजें हैं। जैसे मान लो की बात, कभी आप सब भूल जाओ कि कहाँ एडवर्ब है, कैसे एडवर्ब ढूंढना है, तो आप इन 4 क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको नाउन में सिखाया है कि व्हाट, हु और हुम का यूज करके आप नाउन ढूंढ सकते हो, वैसे ही ये जो लिखे हुए हैं आपके व्हाई, व्हेन, हाउ और वेयर, इनका यूज करके एडवर्ब ढूंढ सकते हैं हम। जैसे शी वॉज ब्यूटीफुल, अच्छा आपको भी दिख रहा है ये कौन सा वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है। तो नॉन एक्शन वर्ब के लिए क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल होगा, ना कि ब्यूटीफुली। ऐसे ही शी प्लेड इट, उसने खेला उसे,
तो जो खेला है या उसने खेलने का जो एक्शन किया है वो एक्शन वर्ब में आएगा, और जो एक्शन वर्ब होगा उसके लिए क्या आएगा, एडवर्ब। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था, उसमें ly लगा के क्या बना दिया, एडवर्ब, तो क्या बन गया, ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुल यहां पर नहीं आएगा। आगे देखते हैं, शी लुक्स काम एंड क्वाइट। अच्छा, लुक्स का मतलब क्या है यहां पर, तो लुक्स का मतलब है कि वह दिखती है या उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है। तो प्रतीत होता है या दिखती है, इसमें कोई क्रिया तो नहीं है, तो ये किस में आएगा, हमारा नॉन एक्शन वर्ब में। तो जब नॉन एक्शन वर्ब में आएगा तो यहां पर हम काम एंड क्वाइट लिखेंगे, ना कि हम इसको कामली एंड क्वाइटली लिखेंगे। यहां पर क्वाइट होगा, है ना, QUIET, क्वाइट। क्वाइट मतलब चुप, कि वो दिख रही थी कैसी, काम एंड क्वाइट। तो कामली एंड क्वाइटली नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये नॉन एक्शन वर्ब है। तो फिर क्या आएगा वहां पर आएगा सिर्फ काम और क्वाइट, नॉन एक्शन है। जबकि अगले वाले में देखो, शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा। तो जब किसी की ओर देखेगा कोई तो एक्शन होगा, क्रिया होगी, और जब क्रिया होगी तो वहां पर क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, इस काम में क्या लगाया, एडजेक्टिव था तो ly लगाकर एडवर्ब बना दिया। तो शी लुक्ड एट मी, उसने देखा मेरी ओर, कामली एंड क्वाइटली। ठीक है। हर एक्ट इज स्किलफुल, स्किलफुली, शी एक्टेड स्किलफुली, है ना, ऐसा होना चाहिए था, असल में एरर बनाना चाह रहा है वो, है ना, ऐसा। तो हर एक्ट इज स्किलफुल, स्किलफुल या स्किलफुली जो लिखा है, तो इज जो है वो एक नॉन एक्शन वर्ब है, और जो नॉन एक्शन वर्ब की क्वालिटी बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए था हमारा, कि हर एक्ट इज स्किलफुल, उसका एक्ट है स्किलफुल, जबकि शी एक्टेड, उसने एक्ट किया। तो कैसे एक्ट किया उसने एक्ट किया स्किलफुली। क्यों, क्योंकि एक्ट करना हमारा एक्शन वर्ब हुआ, ये जो इज है हमारा ये नॉन एक्शन वर्ब हुआ। तो एक्शन, नॉन एक्शन वर्ब के लिए क्या आएगा वहां पर, एडजेक्टिव, और एक्शन वर्ब के लिए क्या आएगा हमारा, एडवर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और इसको खत्म करने से पहले समझ सकते हैं, हम वर्ब को और बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब में और इंट्रांजिटिव वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ट्रांजिट का मतलब होता है टू मूव। ये जो ट्रांजिट है, इस ट्रांजिट का मतलब होता है मूव करना, और वर्ब का मतलब एक्शन। तो ऐसा एक्शन, ऐसी क्रिया जो मूव करती है, मूव करती है मतलब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर जाती है, वो किस में आएगी, ट्रांजिटिव में। जबकि इन मतलब क्या हो जाएगा, उसमें नेगेटिव बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉट टू मूव। तो ऐसा एक्शन, ऐसा वर्ब जो मूव नहीं करता, वो क्या कहलाएगा हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ध्यान से सुनना, ट्रांजिटिव का मतलब जहां पर एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाता है, इंट्रांजिटिव का मतलब जहां पर एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर नहीं जाता है। या इसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जिनमें ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव कहलाएंगे, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव कहलाएंगे। कैसे, देखते हैं भाई आगे। दे वेंट होम, दे वेंट होम। अब इसमें अगर हम समझें तो किसी बच्चे को लगेगा कि सर इसमें है तो ऑब्जेक्ट और आपने इसको इंट्रांजिटिव लिख दिया, ऐसा क्यों किया। तो देखो, दे वेंट होम, इसमें होम क्या है, अगर आप कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हमने ये चीज सीखी है कि कोई ऑब्जेक्ट होगा तो या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और अगर हमको नाउन प्रोनाउन ढूंढना हो तो हम किसका यूज करते हैं, या तो हु का, या तो व्हाट का, या फिर हुम का। अरे हाँ कि नहीं भाई, हु, व्हाट और हुम का ही तो यूज करते हैं हम। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होगा, मतलब इन तीनों में से किसी एक का आंसर देगा। तो दे वेंट, वे गए। तो अगर आप इसको देखो तो वे गए कहां, मतलब वेयर का आंसर देगा ये। और जो वेयर का आंसर देगा वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, देखो यहां पर लिखा था मैंने,
आ गया हमारा देखो एडवर्ब, इसमें था वेयर 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 वेयर, हाँ ये यहाँ पर लिखा है ना कि अगर हमको एडवर्ब ढूंढना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, वेयर का, या जो वेयर का आंसर देगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो ये वेयर का आंसर दे रहा है मतलब एडवर्ब हो गया, तो होम क्या हुआ हमारा, एडवर्ब हुआ। अब कोई एडवर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या, नहीं सर, भाई ऑब्जेक्ट तो या तो नाउन होगा या फिर प्रनाउन होगा। तो दे वेंट होम, इसमें होम ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ये वर्ब कैसा हो गया हमारा, इंट्रांजिटिव। ऐसे ही वी रिटर्न्ड इमीडिएटली, हम तुरंत वापस आ गए। तो ये जो इमीडिएटली ये भी आपको दिख रहा है एडवर्ब, खुद ही एडवर्ब है ये, तो इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, इंट्रांजिटिव। ठीक है, दे सेंट मी अ पार्सल, यहां पर सेंड कर लेना, पास्ट फॉर्म बना लेते हैं ना, कि उन्होंने भेजा था, पास्ट में कर लिया, प्रेजेंट में थोड़ा अजीब सा लगेगा लगे। तो दे सेंड मी अ पार्सल, उन्होंने भेजा मुझे एक पार्सल। तो उन्होंने भेजा है, किसको भेजा है, मुझे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। उन्होंने भेजा है, क्या भेजा है, पार्सल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसी को लगेगा सर अगर ऑब्जेक्ट है तो व्हाट हु या होम का आंसर देगा, तो हाँ देगा ना, दे सेंट हुम, उन्होंने भेजा किसे, तो देखो किसे, हुम का आंसर दे रहा है तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होगा, तो ये आंसर किसका दे रहा है, होम का, तो ऑब्वियस है ये, हमको दिख भी रहा है कि मी है, वो आई का ऑब्जेक्टिव लिखा है। दे सेंड मी व्हाट, उन्होंने भेजा मुझे क्या, तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है, और चूंकि व्हाट का आंसर दे रहा है तो फिर क्या हो गया हमारा नाउन। तो जिस ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, अब एक हो चार हो उससे मतलब नहीं है, वो क्या कहलाएगा हमारा, ट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता या जिनमें एक्शन ऑब्जेक्ट पर नहीं जाता, और ट्रांजिटिव क्या होते हैं, जिनमें एक्शन ऑब्जेक्ट पर जाता है या जिनमें ऑब्जेक्ट होते हैं। अब आगे देखते हैं, शी ब्रीफली नरेटेड द स्टोरी टू मी, शी नरेटेड द स्टोरी टू मी ब्रीफली, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें इसने रूल मिस कर दिया लिखना, मैं लिख देता हूं यहां पर रूल है ना। देखो जो हमारे एडवर्ब है ना, एडवर्ब्स should be used after intransitive verb, adverbs should be used after intransitive verbs, intransitive verbs के बाद आने चाहिए क्या, एडवर्ब, जबकि whereas with transitive verbs, whereas with transitive verbs they can be used either before or after अब देखो एडवर्ब्स शुड बी यूज्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब, जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनके बाद आना चाहिए एडवर्ब, जो भी ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव पढ़ के आए उसी से रिलेटेड है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आना चाहिए क्या, एडवर्ब, जबकि जो एडवर्ब हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब के पहले भी यूज हो सकते हैं और बाद में भी। अब ट्रांजिटिव क्या होते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो एक्शन बताते हैं या एक्शन कहा जाता है जिनका ऑब्जेक्ट में जाता है या जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता या जिनका कहना चाहिए एक्शन का इंपैक्ट ऑब्जेक्ट पर नहीं जाता। तो अगर इंट्रांजिटिव हैं तो उनके बाद आता है एडवर्ब, और जो ट्रांजिटिव उनके पहले और बाद में दोनों आ जाता है। तो आप खुद सोच के देखो कि अगर पहले और बाद दोनों में सही है तो वहां तो एरर बनेगा नहीं, मतलब ट्रांजिटिव वाले से तो एरर बनने से रहा, तो हमको एरर कहां से मिलेगा, तो हमको उसमें एरर जो मिलेगा वो एरर हमको मिलने वाला है इंट्रांजिटिव वर्ब से। जैसे शी ब्रीफली नरेटेड द स्टोरी टू मी, अच्छा हिंदी वालों को अगर लगता है तो उनको ऐसे लिख सकते हैं वो कि इंट्रांजिटिव वर्ब के ऐसा लिखना चाहिए कि एडवर्ब
इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं एडवर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज होना चाहिए। अगली लाइन में लिखना, जबकि एडवर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब के पहले या बाद में यूज हो सकते हैं। पहले या बाद में यूज हो सकते हैं। एडवर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज होना चाहिए, जबकि एडवर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब के पहले या बाद में यूज हो सकते हैं। अब देखो, शी ब्रीफली नरेटेड द स्टोरी टू मी। अब नरेट करना कैसा वर्ब है? तो आपको दिख रहा है कि उन्होंने नरेट किया या उसने नरेट की स्टोरी, ये तो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट है इसमें, तो इसके पहले एडवर्ब लिखो, या देखो यहां पर लिखा है शी नरेटेड द स्टोरी ब्रीफली टू मी, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट है, स्टोरी ऑब्जेक्ट है भाई, और मी मुझे सुना रही है तो मैं भी ऑब्जेक्ट हूं, या मी भी ऑब्जेक्ट है। तो शी नरेटेड द स्टोरी ब्रीफली टू मी। अब इस वाली सिचुएशन में आप देखो तो नरेट कैसा है हमारा? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो चाहे आप उसके पहले एडवर्ब लिखो, चाहे उसके बाद में एडवर्ब लिखो, इन दोनों ही सिचुएशन में कोई एरर नहीं है। इन दोनों ही सिचुएशन में क्या है? कोई एरर नहीं है। जबकि अगले वाले में देखो आप, वी साउंडली स्लेप्ट, वी साउंडली स्लेप्ट। अब मान लो स्लेप्ट, हम ये स्लीप का पास्ट फॉर्म है ना। अच्छा, स्लीप जो है वो कैसा वर्ब है? तो आप कहोगे सर स्लीप तो वैसे भी इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें क्रिया जो है कहीं जा नहीं सकती। सोना कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव है। और इसमें आप देखो भी तो यहां पर हमने जो स्लेप्ट लिखा है तो उसका कोई ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट है नहीं तो वो किस में काउंट होगा? इंट्रांजिटिव में। और जब ये इंट्रांजिटिव में आएगा तो एडवर्ब कहाँ आना चाहिए? इसके बाद। मतलब सेंटेंस क्या होना चाहिए था? तो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, वी स्लेप्ट साउंडली, ऐसा। ठीक है। अगला, ही इमीडिएटली रिटर्न्ड। अब रिटर्न जो है ये भी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है भाई। इसमें कहीं क्रिया जा तो नहीं रही है ना, या इसका कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो इसमें जो एडवर्ब है वो एडवर्ब आएगा कहाँ? इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा। तो क्या लिखा जाता है सेंटेंस? ही रिटर्न्ड इमीडिएटली। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं उनके पहले भी लिख सकते हैं एडवर्ब और बाद में भी, जबकि जो इंट्रांजिटिव वर्ब हैं उनके सिर्फ बाद में आते हैं एडवर्ब। तो हमको एरर किससे मिलेगा? इंट्रांजिटिव से, ना कि ट्रांजिटिव से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब एक चीज देखो आप, जनरली क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें थोड़ी सी लिखने में ये गड़बड़ है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए था कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने मिलता है? तो आप कहोगे सर ये तो स्ट्रक्चर हमको जब इंटेरोगेटिव होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमको कहाँ देखने मिलता है? इंटेरोगेटिव में। ऐसे ही अगर कोई सेंटेंस है जो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो WH वर्ड से अगर शुरू होगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर हमारा मेन वर्ब लिखा होगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट लिखा होगा। तो बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले कब आता है? जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की है बस। इसको डिटेल में इंटेरोगेटिव वाला जो है नरेशन, जब हमारा चैप्टर आएगा भी तो नरेशन में समझेंगे। आप ये समझो कि हेल्पिंग वर्ब कब आता है सब्जेक्ट के पहले। तो जनरल तो दो ही सिचुएशन हमको समझ में आती है कि सर इंटेरोगेटिव है अगर, तो उसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले निकल आता है जनरली। पर जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन जिसको हमने अभी कहना चाहिए वर्ब वाले चैप्टर में, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे थे उस दिन भी थोड़ा समझाने की कोशिश की थी मैंने, उसी को अब डिटेल में बता रहा हूं कि अगर कोई नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव फ्रेज, नेगेटिव वर्ड, कोई भी नेगेटिव शब्द जो है सेंटेंस के कहाँ लिखा हुआ है? स्टार्टिंग में। कहाँ आना चाहिए? स्टार्टिंग में। मतलब सेंटेंस बिल्कुल जब शुरू हो रहा है तभी लिखा हुआ है। तो अगर कोई नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव फ्रेज सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा है
तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले निकल आता है और सेंटेंस किस पर खत्म होता है, फुल स्टॉप पर। मतलब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर होगा ये वाला, कौन सा, कि इनमें से कोई लिखा हुआ है, कोई भी नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव फ्रेज, नेगेटिव एडवर्ब कहां पर, स्टार्टिंग में, और हेल्पिंग वर्ब कहां जाएगा, सब्जेक्ट के पहले, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और किस पर खत्म होगा हमारा सेंटेंस, फुल स्टॉप पर। इस पूरी सिचुएशन को, ये जो पूरी सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन को इंग्लिश में इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन का यूज क्यों करते हैं, तो उसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि सेंटेंस को उसका महत्व बताया जा सके, ये जो पढ़ने वाला है उसका ध्यान आकर्षित किया जा सके, उसको ध्यान जो है उसको बताया जा सके कि यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, या मैं इस बात पर ज्यादा प्रेशर देना चाहता हूँ। इस सिचुएशन को बताने के लिए आप इन्वर्जन यूज करते हो। तो आप सिंपल शब्दों में समझो कि कोई नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव फ्रेज, नेगेटिव वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और सेंटेंस का खत्म होता है फुल स्टॉप पर। अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब जब पहले आता है सब्जेक्ट के तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाता है। आगे देखते हैं। इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा है कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव एडवर्ब और नेगेटिव फ्रेज, अगर कोई सेंटेंस किसी नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव फ्रेज, नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, सो द सेंटेंस विल फॉलो इन्वर्जन, तो सेंटेंस में क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा। कब, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा हो। मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बीच में लिखा होगा तो फिर इन्वर्जन नहीं लगेगा, अगर स्टार्टिंग में होगा तभी लगेगा इन्वर्जन। अब इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे नेगेटिव में काउंट होते हैं। तो अगर इनमें से कोई है जो हमको एग्जाम में देखने मिलेगा और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो हम वहां पर इन्वर्जन लगाएंगे। कौन कौन से, हार्डली, हार्डली बमुश्किल से, बेयरली बमुश्किल से, स्कैर्सली बमुश्किल से, सेल्डम कभी कभार, बेयरली कभी कभार, नो लॉन्गर अब नहीं, नेवर कभी नहीं, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस किसी भी परिस्थिति में नहीं, इन नो वे किसी भी तरीके से नहीं, नो सूनर जैसे ही, ऑन नो कंडीशन किसी भी कंडीशन में नहीं, और ये दो अलग से हैं, सो प्लस एडवर्ब या इन द गार्डन। मतलब बाकी सब तो नेगेटिव हमको दिखाई दे रहे हैं कि भाई हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, नो लॉन्गर, ये सब नेगेटिव हैं, पर ये दो ऐसे हैं जैसे सो प्लस एडवर्ब, ये क्या है, इसके साथ भी इन्वर्जन आता है अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो। तो आप एडवर्ब, जो हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली शीट है उसमें आप देखना, सो के साथ एडवर्ब हमने जब जब यूज किया है वहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले निकाल दिया है, तो सो प्लस एडवर्ब। और ये जो इन द गार्डन है ये एक ऐसा फ्रेज है, इन द गार्डन, अगर इन द गार्डन भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है तो भी वहां इन्वर्जन आता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। क्या याद रखना है कि इन सब के साथ क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा। अब एक दो बातें और याद रखेंगे, जैसे हार्डली और स्कैर्सली है, इन दोनों के साथ कंजंक्शन आता है हमारा व्हेन। हार्डली और स्कैर्सली के साथ क्या आता है, व्हेन। जबकि नो लॉन्गर, सॉरी नो लॉन्गर कह रहा हूं मैं, नो सूनर जो है, इस नो सूनर के साथ आता है हमारा देन। कौन सा वाला देन, THAN देन। हार्डली और स्कैर्सली के साथ क्या आता है, व्हेन, ये याद रखना है हमको, और नो सूनर के साथ क्या आता है, देन। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सेल्डम डज शी टॉक्स टू मी। अब चूंकि सेल्डम कहां लिखा है हमने, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो यहां पर बेसिकली ये टॉक्स रहा होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा, शी के लिए डज निकलेगा। तो हमारा जो वर्ब है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि डू, डज या डिड का यूज होता है, तो वर्ब किस में कन्वर्ट हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म में। तो चूंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में नेगेटिव एडवर्ब लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ निकाल दिया हमने, सब्जेक्ट के पहले, मेन वर्ब किस में चेंज कर दिया, फर्स्ट फॉर्म में। तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी हमारी, ये सिचुएशन कहलाएगी हमारी इन्वर्जन। अगला देखो आप, अगला लिखा है दे विल नेवर मीट अस। अब इसमें जो नेवर है
ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये नेवर लिखा हुआ है आपका बीच में, तो यहाँ इन्वर्जन आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को ऐसा लिखूं कि नेवर दे विल मीट अस, मान लो सेंटेंस ऐसा लिखा होगा, तो अब नेवर क्या है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, तो जो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल आएगा और सेंटेंस कैसा बन जाएगा, तो सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, ये जो विल है ये कहाँ निकल आएगा, यहाँ, और सेंटेंस होगा नेवर विल दे मीट अस। मतलब अगर स्टार्टिंग में लिखा है तो ही इन्वर्जन लगाना है, ऐसा नहीं कि इन्वर्जन कहीं बीच में लिखा था तो नेगेटिव को उठा के लाए आगे और फिर इन्वर्जन लगा दिया। हार्डली हैड दे, इसको हटा देते हैं अभी, हार्डली दे हैड कम व्हेन माय फादर वेंट, कि वो आए ही थे, मतलब बमुश्किल वो आए थे और मेरे पिता चले गए, मतलब आए हैं और पिता मेरे चले गए। तो हार्डली कैसा है हमारा एडवर्ब, तो आप कहोगे सर ये नेगेटिव है, तो भाई जब ये नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आना चाहिए, आगे सब्जेक्ट के पहले, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले, और यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। इसी को तो इन्वर्जन कहते हैं। और ये हार्डली के साथ देखो कंजंक्शन मैंने क्या लगाया है, व्हेन, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अगला, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन द ट्रेन केम, अब सुनो, देन आना चाहिए यहां पर एक, तो देन द ट्रेन केम। ये सेंटेंस बेसिकली आपको ऐसा दिखेगा, नो सूनर वी रीच्ड, पेपर में आपको ऐसा दिखेगा। तो नो सूनर कैसा है, नेगेटिव फ्रेज है, और ये क्या लिखा है, ये लिखा है वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या निकल कर आएगा, डिड, तो इससे हम डिड क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे, तो नो सूनर डिड, वी तो वी रहेगा, और जो वर्ब का सेकंड फॉर्म था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। इसलिए हमको आखिरी में क्या दिख रहा है, हमको आखिरी में यहां दिखाई दे रहा है कि जो वी रीच्ड था, जो हमारा वी रीच्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डिड वी रीच में। क्यों, क्योंकि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब था वो हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा, डिड, तो डिड को बाहर कर दिया, वी को वी लिख दिया, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो यहां भी इन्वर्जन लग गया। और नो सूनर के साथ कंजंक्शन क्या आएगा हमारा, देन आएगा। अगला, अब जैसे ये वाला है, तो ये वाला आपको एक्चुअली में पेपर में ऐसा देखेगा, सो फास्ट शी रैन दैट शी वॉन द रेस। अब जो रैन लिखा है ये वर्ब का फिर सेकंड फॉर्म है, तो भैया वर्ब का सेकंड फॉर्म है, आपने यहां पर सो के साथ फास्ट लिखा है, तो फास्ट एक एडवर्ब है, तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल आएगा, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड, डिड बाहर निकाल दिया, शी को शी कॉपी कर दिया भाई, और जो रन था वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसलिए वो क्या दिख रहा है, डिड शी रन। तो मतलब सेंटेंस में शी रन रहा होगा जो कि कन्वर्ट हो गया डिड शी रन में। क्यों, क्योंकि ये यहां पर इन्वर्जन फॉलो करता है। ऐसे ही सो ऑनेस्टली डिड दे वर्क, तो ये जो डिड दे वर्क है ये कैसा लिखा रहा होगा, दे वर्कड, दैट दे वॉन एवरीवन्स हर्ट। अब यहां पर सो के साथ एडवर्ब है, ये ऑनेस्ट में एलवाई लगा के एडवर्ब बना है, तो यहां जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब फिर क्या आएगा वर्ब के सेकंड फॉर्म से, तो आप कहोगे सर डिड आएगा, लो भाई डिड आ गया, दे तो दे था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेन वर्ब हमारा किस फॉर्म में लौट जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए जो दे वर्कड लिखा था ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिड दे वर्क में। तो उम्मीद है इन्वर्जन समझ में आया होगा कि कोई नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव फ्रेज, नेगेटिव कोई भी एडवर्ब है, अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, इन्वर्जन लगाएंगे। कैसे लगाते हैं वो भी हमने सीख लिया, आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड बिफोर द वर्ड दे मॉडिफाई। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, टाइम का मतलब ऐसे एडवर्ब जो समय से संबंधित हैं, जैसे नाउ, देन, ये समय से संबंधित है, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो दोहराव बताते हैं, जैसे दोहराव ऑलवेज
हमेशा होती है कोई चीज, सेल्डम होती है कोई चीज, कभी कभार, तो आते तो एडवर्ब में ही है। तो चाहे एडवर्ब ऑफ टाइम हो चाहे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, वो यूज किए जाते हैं उन वर्ब के पहले जिसे वो मॉडिफाई करते हैं। मतलब जैसे अगर मान लो वेंट या गॉन के लिए ऑलरेडी लिखा है, तो जो ऑलरेडी है वो गॉन के पहले आएगा, है ना, उसके बाद नहीं। तो जैसे हमारे इसमें कौन कौन से आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी में, जैसे ऑलरेडी, ऑफन, जस्ट, इवन, नेवर, ये एवर है असल में, एवर, नेवर, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, जनरली, रिसेंटली, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नॉर्मली, इन सब के साथ ये सारे एडवर्ब हैं। तो इन सब के साथ वही रूल फॉलो होगा कि ये जो जिस वर्ब के लिए लिखे होंगे उस वर्ब के पहले आएंगे, ना कि उस वर्ब के बाद। जैसे वी हैव टेकन जस्ट द ब्रेकफास्ट, वी हैव टेकन जस्ट, अब देखो जस्ट किसके लिए लिखा है, टेकन के लिए, खाने के लिए, लेकिन आपने लिखा कहाँ है उसको, उसके बाद, वर्ब के बाद। और हमको लिखना कैसा चाहिए कि वी हैव जस्ट टेकन, कि हमने अभी खाया है। तो जो अभी आपने लिखा है ये खाने के लिए लिखा है, टेकन मतलब खाना भी होता है, तो आपको उसको पहले लिखना पड़ेगा, ना कि उसको बाद में। ऐसे ही आई हैड कॉल्ड हिम ऑलरेडी, कि मैंने उसे कॉल कर लिया था, ऑलरेडी कॉल कर लिया था। तो जो कॉल के लिए ऑलरेडी लिखा है आपने, ये कॉल के बाद नहीं, कॉल के पहले लिखना होगा। कैसे, आई हैड ऑलरेडी कॉल्ड हिम, मतलब जिसके लिए हमारे एडवर्ब लिखे हैं, जिस वर्ब के लिए, उसके पहले प्लेस करने हैं। कौन कौन से वाले एडवर्ब, तो ये वाले एडवर्ब जो हमने यहाँ पर लिस्ट लिख रखी है। आगे इसी को और आगे लिखा है कि दे मीट अस ऑफन, तो जो ऑफन है वो किसके लिए, मीट के लिए, कि अक्सर मिलते हैं, तो कैसा हो जाएगा, दे ऑफन मीट अस। द कैप्टन टॉक्स रेयरली टू अस, पर हो कैसा जाएगा भाई, टॉक्स रेयरली, कभी कभार बात करता है कैप्टन, तो होगा कैसा, द कैप्टन रेयरली टॉक्स टू अस, मतलब जो एडवर्ब है वो कहाँ आएगा, वर्ब के पहले। शी जनरली राइट्स विद ब्लू पेन, कि वो सामान्यतः ब्लू पेन से लिखती है, तो ये जो जनरली है वो किसके पहले लिखा है, लिखने के पहले, तो जिस वर्ब के लिए लिखा है उसके पहले लिखा है, तो इसमें नो एरर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, इसको ऐसे ही याद करो आप। सेल्डम और नेवर, इसको हिंदी में कह सकते हैं कभी कभार, कभी कभार या कभी नहीं, कभी कभार या कभी नहीं, सेल्डम और नेवर। दूसरा लिखा है सेल्डम इफ एवर, तो ये क्या हो जाएगा, कभी कभार, यदि कभी, कभी कभार यदि कभी। लिटिल और नथिंग, लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, याद होगा आपको, एडजेक्टिव में पढ़ा हमने, बहुत कम या कुछ नहीं, बहुत कम या कुछ नहीं। जबकि लिटिल इफ एनीथिंग का क्या मतलब होगा, लिटिल इफ एनीथिंग का मतलब होगा बहुत कम यदि कुछ। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको ये चारों याद रखने हैं कि सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। क्योंकि वो पेपर में क्या करेगा, सेल्डम और एवर लिख देगा या सेल्डम इफ नेवर लिख देगा, तो हमको इनको याद रखना पड़ेगा। और आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा ये चारों नेगेटिव हैं, तो चूंकि ये चारों नेगेटिव हैं, फिर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे तो वहां भी क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा। तो अगर ये चारों भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलेंगे तो हम वहां भी क्या लगाएंगे, इन्वर्जन लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। Given below are some of the words often confused with adverbs, but they are sometimes noun or adjectives. अब जो हम नीचे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं उनको हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ के कि वो एडवर्ब्स हैं, पर वो क्या हैं, या तो वो नाउन है या तो वो एडजेक्टिव्स हैं। तो हमको देखने में ऐसा लगता है कि एडवर्ब्स हैं, पर वो नाउन या एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे पहली लाइन लिखी हुई है, मास्टरली, मैनली, मंथली, वीकली, ऑर्डरली, फ्रेंडली, जेंटलमैनली आर एडजेक्टिव्स। देखो
मास्टर में एल वाई लगाकर बनाया है, तो मास्टर एक नाउन है, एल वाई लगाया तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। मैन नाउन, एल वाई लगाया तो एडजेक्टिव। मंथ नाउन, एल वाई लगाया तो एडजेक्टिव। वीक नाउन है, एल वाई लगाया तो एडजेक्टिव। ऑर्डर नाउन है, एल वाई लगाया तो एडजेक्टिव। फ्रेंड नाउन है, एल वाई लगाया तो एडजेक्टिव। जेंटलमैन नाउन है, एल वाई लगाया तो एडजेक्टिव। मतलब ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। सेकंड देखो, कावर्ड्स या कावर्ड, फ्रेंड, माइजर, निगार्ड, ये चारों क्या है, नाउन्स हैं। कावर्ड, फ्रेंड, माइजर, निगार्ड, ये चारों क्या है, नाउन्स हैं, है ना, वो नाउन्स लिखा हुआ है, ये चारों क्या है, नाउन्स हैं। जबकि अब इसमें एल वाई लगेगा, तो नाउन में एल वाई लगेगा तो क्या बनेगा, कावर्डली। फ्रेंड में एल वाई, फ्रेंडली। माइजर में एल वाई, माइजरली। निगार्ड में एल वाई, निगार्डली। ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। कौन कौन, कावर्डली, फ्रेंडली, माइजरली, निगार्डली। अब इनका एडवर्ब बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो ऐसे बनाते हैं, एक का बना के दिखा देता हूं, फिर कॉपी कर लेना। इन आ कावर्डली मैनर, कैसे बन जाएगा, इन आ कावर्डली मैनर। अब फ्रेंड का बनाना हो तो कैसे बनेगा, इन आ फ्रेंडली मैनर। निगार्ड का बनाना हो तो इन आ निगार्डली मैनर। या माइजर का बनाना हो तो इन आ माइजरली मैनर। अब इसमें कईयों को लग रहा होगा कि सर कावर्ड मतलब डरपोक है, फ्रेंड दोस्त है, माइजर कंजूस है, निगार्ड क्या है, तो निगार्ड का मतलब भी कंजूस ही होता है। अब कुछ और है, जैसे फास्ट है, स्ट्रेट है, आउटराइट है, डायरेक्ट है या सेफ है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स भी हैं और एडवर्ब्स भी। मतलब यही एडजेक्टिव है, यही एडवर्ब है। जैसे सो के साथ हमने यूज किया था ना, सो फास्ट, तो वहां पर क्यों इन्वर्जन लगा लेते हैं, क्योंकि फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। लाउड क्या है, तो लाउड एक एडजेक्टिव है, यहां पर लिखना चाहिए लाउड एंड अलाउड। लाउड मतलब तेज, अलाउड मतलब थोड़ा तेज। तो लाउड और अलाउड क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं। लाउड का मतलब तेज, अलाउड का मतलब थोड़ा तेज। जबकि लाउडली क्या है, तो एक एडवर्ब है। भाई लाउड एडजेक्टिव था, उसमें एल वाई लगाया तो क्या बन गया हमारा, एडवर्ब बन गया। तो लाउडली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। लेट क्या है, तो लेट इज बोथ एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। लेट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। पर लेटली क्या है, तो लेटली सिर्फ एक एडवर्ब है। लेट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी, जबकि लेटली क्या है, सिर्फ एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है रिसेंटली। जिसका मतलब क्या होता है, रिसेंटली। मतलब लेटली का मतलब रिसेंटली। हार्ड क्या है, तो हार्ड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी। और हार्ड कहाँ यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में। मतलब हार्ड, जैसे मैं बोलूं हार्ड, ये वाला जब दीवार की बात करूं तो दीवार हार्ड है, तो वॉल क्या है, हार्ड। तो वॉल क्या होगी, दीवार। दीवार नाउन है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, हार्ड एडजेक्टिव। और जैसे मैं कहूँ ही वर्क्स हार्ड, तो वर्क करना, काम करना, उसके लिए हार्ड क्या हो जाएगा, हार्ड एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। हार्डली क्या है, हार्डली सिर्फ एडवर्ब है, और वो किस सेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में। हार्ड किस सेंस में यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में। हार्डली किस सेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में। हार्ड क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं, जबकि हार्डली क्या है, सिर्फ एडवर्ब है। ठीक है, अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, है ना। दे आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड एंड आई एम श्योर अबाउट देयर सक्सेस। ठीक है, वी हार्ड नो एनीवन इन दिस टाउन। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि उनकी सक्सेस को लेकर मैं श्योर हूं, क्यों, दे आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड। अब पेपर में यहां पर क्या लिख के दे देगा, हार्डली, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि वो बमुश्किल से थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और मैं उनकी सक्सेस को लेकर मतलब क्या कहना चाहिए, श्योर हूं। तो जब वो आदमी बहुत कम मेहनत कर रहा है तो उसकी सक्सेस को लेकर श्योर हो सकते हैं क्या आप, नहीं, क्योंकि हार्डली तो नेगेटिव सेंस देता है ना, जिसका मतलब क्या होता है, बमुश्किल से थोड़ा बहुत। जबकि हार्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत मेहनत कर रहा है भाई, और इसलिए मैं क्या हूं, उसकी सक्सेस को लेकर श्योर हूं। तो ये पहले वाले में कोई गड़बड़ नहीं है। जबकि नेक्स्ट वाले में देखो, वी हार्ड नो एनीवन इन दिस टाउन। अब हार्ड नो का क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं भाई, वी हार्डली नो एनीवन इन दिस टाउन।
कि हम बमुश्किल से किसी को जानते हैं इस टाउन में, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको हम इस टाउन में जानते हैं, इस गांव में हम जानते हैं। अगला, शी कम्स लेटली टू द स्कूल, कि वो देर से स्कूल आती है। अच्छा, देर से स्कूल आती है तो लेटली तो क्या बताता है, लेटली का मतलब तो रिसेंटली, कि वो रिसेंटली स्कूल आती है, नहीं, हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, शी कम्स लेट टू द स्कूल, ना कि लेटली, क्योंकि लेटली तो मतलब क्या हो जाएगा कि वो रिसेंटली, हाल में स्कूल आती है, वो देर से स्कूल आती है, ना कि हाल में। लेट शी हैज कंप्लीटेड द गिवन टास्क, कि उसने देर से कंप्लीट किया है गिवन टास्क। इसकी वजह क्या बोलना चाहिए कि उसने हाल ही में कंप्लीट किया अपना टास्क, इसलिए क्या लिखेंगे, लेटली शी हैज कंप्लीटेड द गिवन टास्क, कि उसने हाल में अपना टास्क कंप्लीट किया है, हाल में अपना जो कंटेंट है उसको कंप्लीट किया है। आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ कावर्ड इंडियन सोल्जर। अच्छा, इंडियन सोल्जर क्या है, तो ये तो प्रॉपर नाउन है, जो नाउन की विशेषता बताएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। और यहां पर आपने कावर्ड लिख रखा है, तो कावर्ड क्या है, खुद एक नाउन है, तो क्या कोई नाउन किसी नाउन की विशेषता बता सकता है, नहीं, हमको इसको क्या लिखना पड़ेगा, कावर्डली इंडियन सोल्जर, कि मैं कभी नहीं मिला हूं किसी डरपोक भारतीय सैनिक से। ऑल्दो शी वॉज कमिंग होम फास्ट द सन सेट, हालांकि वो घर कैसे आ रही थी, तेज आ रही थी, तेजी से आ रही थी, पर फिर भी सूरज डूब गया। तो यहाँ जो फास्ट है ये भले ही कमिंग के लिए लिखा है, पर इसको आप फास्टली नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि फास्ट ही एडजेक्टिव है और फास्ट ही एडवर्ब है, इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर। सोल्जर्स आर ट्रेन्ड नेवर टू फाइट इन अ कॉवर्डली मैनर। अच्छा, मान लो मैं सिर्फ यहाँ पर कावर्डली लिख देता, ये नहीं लिखता, सोल्जर्स आर ट्रेन्ड नेवर टू फाइट कावर्डली, तो यहाँ पर आप किसके लिए लिख रहे हो कि सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है कि कभी नहीं लड़ना है कावर्डली, तो लड़ने के लिए यूज कर रहे हो आप कावर्डली, लेकिन लड़ना एक प्रकार से क्या हुआ आपका, एक्शन वर्ब, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। और आप अगर यहां पर सिर्फ कावर्डली लिखोगे तो ये तो एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब कैसे बनता है, जो कि लिखा हुआ है, इन आ कावर्डली मैनर, कि सोल्जर्स को कभी नहीं सिखाया जाता, या सोल्जर्स को सिखाया जाता है कि कभी नहीं लड़ना है डरपोक बन के, ठीक है, तो इसमें नो एरर आ जाएगा। आगे, दे केप्ट द थिंग्स इन ऑर्डरली मैनर, या इन एन ऑर्डरली मैनर। अच्छा, अगर मैं सिर्फ यहां पर ऑर्डरली लिख देता, तो जो ऑर्डरली है वो किससे बना है, ऑर्डर प्लस एल वाई, मतलब नाउन प्लस एल वाई मतलब एडजेक्टिव, तो हम रखने के लिए बोल रहे हैं ऑर्डरली, तो और रखना क्या हुआ, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, इसलिए यहां पर क्या आना चाहिए, इन एन ऑर्डरली मैनर। दे केप्ट द थिंग्स, उन्होंने थिंग्स रखी या जमाई ऑर्डरली मैनर में। द टीचर आस्क्ड देम टू स्पीक लाउड, टीचर ने कहा उनसे कि बोलो तेज, तो क्या टीचर ऐसा बोलेगा कि तेज बोलो, नहीं, टीचर कहेगा थोड़ा तेज बोलो, तो टीचर आस्क्ड हिम या देम, टीचर ने उनसे कहा कि थोड़ा तेज बोलो। लाउड जो होता है उसका मतलब होता है बहुत तेज, और अलाउड का मतलब होता है थोड़ा तेज। शी अर्न्स 5000 रुपीज मंथली, वह कमाती है 5000 रुपए महीना। तो ये जो अर्न है इसके लिए मंथली सही है क्या, कमाना क्या है, कमाना तो वर्ब है, जो वर्ब की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब होगा, लेकिन ये क्या है, ये तो मंथ नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव है ये तो, और हमको एडवर्ब चाहिए, तो इसको या तो आप ऐसा लिखो कि शी अर्न्स 5000 रुपीज पर मंथ, या तो ये ऐसा लिखा जाएगा, या फिर शी अर्न्स 5000 रुपीज इन अ मंथ, ठीक है, एक महीने में 5000 कमाती, मंथली नहीं आएगा क्योंकि मंथली एडजेक्टिव है और किसी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब बताता है। आगे देखते हैं, अब यहां से थोड़ा समझना, वेरी जो है वो यूज होता है किस किस की विशेषता बताने के लिए, तो या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की विशेषता बताता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब अभी आपके लिए आप ये समझ लो, जब V1 प्लस ING, इसको सिखाऊंगा मैं, V1 प्लस ING एडजेक्टिव की तरह काम करता है,
तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ये चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना, एसएससी में आते हैं इससे क्वेश्चन। तो जो जब V1 प्लस ING एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। उसको मॉडिफाई कौन कर सकता है? वेरी। और वेरी किसको मॉडिफाई करता है? वेरी मॉडिफाई करता है पॉजिटिव डिग्री में लिखे एडजेक्टिव को। जैसे आप अगर कहीं गुड लिखते हो तो गुड पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव है, आप उसके लिए क्या लिखते हो? वेरी गुड, है ना। और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, मतलब जो वेरी है वो 3 काम करता है। एक तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल को मॉडिफाई करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V1 प्लस ING जब एडजेक्टिव की तरह काम करता हो उसको मॉडिफाई करता है। दूसरा जो वेरी है मॉडिफाई करता है किसी पॉजिटिव डिग्री में लिखे एडजेक्टिव को। तीसरा वेरी मॉडिफाई करता है किसी एडवर्ब को। जबकि जो मच है, मच इज यूज्ड टू मॉडिफाई पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है? तो जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह। तो वो क्या कहलाता है? हमारा पास्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो पास्ट पार्टिसिपल। और उसको मॉडिफाई कौन करेगा? मच। या फिर जो यहां पर पॉजिटिव डिग्री के लिए जैसे आपने वेरी लिखा था, कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या आएगा? मच। जैसे गुड का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा? बेटर। तो आप हमेशा बोलते हो ना मच बेटर, क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव को मॉडिफाई कौन करता है? मच। और पॉजिटिव को कौन मॉडिफाई करता है? वेरी। जैसे इट वुड बी मच बेटर इफ ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प। ये बहुत अच्छा होता कि वो मुझसे मांग लेता हेल्प। तो बेटर क्या हुआ? कंपैरेटिव डिग्री हुई, इसलिए क्या है? मच आएगा। अब पेपर में यहां पर क्या लिख देगा? वेरी बेटर। और ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिव के साथ वेरी तो नहीं आता, कंपैरेटिव के साथ मच आता है। ही रन्स रियली वेरी फास्ट। अब देखो यहां पर ही रन्स रियली वेरी फास्ट। फास्ट क्या हुआ हमारा? एडवर्ब। या एडजेक्टिव भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडजेक्टिव या एडवर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? वेरी। तो वेरी यहां पर क्या है? सही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वेरी जो है वो किस किस को मॉडिफाई करता है? वेरी मॉडिफाई करता है 3 चीजों को। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को, एक तो एडजेक्टिव को, तीसरा एडवर्ब को। जबकि जो मच है वो मॉडिफाई करता है पास्ट पार्टिसिपल को या फिर कंपैरेटिव डिग्री को। जैसे यहां कंपैरेटिव था तो मच है, यहां पर एडवर्ब एडजेक्टिव के सेंस में यूज होता है फास्ट, तो वेरी आएगा। He has a very interesting personality। उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? तो पर्सनैलिटी क्या हुआ? नाउन। जो नाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। अच्छा, ये एडजेक्टिव कैसा लिखा हुआ है? तो ये लिखा है V1 प्लस ING। तो V1 प्लस ING जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसलिए क्या लगाया हुआ है यहां पर? वेरी। तो he has a very interesting personality। पर अगले वाले में देखो आप, आई एम नॉट, यहां पर अगर मैं वेरी लिख दूं, आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट। अच्छा, इंटरेस्टेड कौन नहीं है? मैं। तो मैं क्या हुआ? प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव। अच्छा, ये एडजेक्टिव है कैसा? तो ये बेसिकली वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल को मॉडिफाई कौन करता है? वेरी नहीं करता। तो अगर यहाँ वेरी होता तो मेरे को काट के क्या लिखना पड़ता? मच। आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट। अ वेरी रेप्यूटेड मैन लिव्स इन माय नेबर। नेबर्स की जगह नेबरहुड कर देना यहाँ पर, GHBOURHOOD, नेबरहुड। तो एक बहुत ही रेप्यूटेड की जगह पर यहाँ पर रिनाउंड कर लेते हैं, रिनाउंड और अच्छा लगेगा, है ना, ऐसा। लो, तो रिनाउंड मैन, मैन क्या हुआ हमारा? नाउन। अब नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करेगा? वेरी, इसलिए वेरी लिखा है। ये कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। आप ये मत सोचने लगना कि सर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। रिनाउंड जो है, रिनाउंड का मतलब होता है फेमस। तो जैसे फेमस लिख देता मैं यहाँ पर, रिनाउंड की जगह क्या लिख देता? फेमस। तो फेमस से एडजेक्टिव होता, और एडजेक्टिव विशेषता कौन बताता?
वेरी, तो वेरी बताता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव और एडवर्ब। जबकि जो मच है वो किस किस की बताता है, तो बताता है कंपैरेटिव डिग्री की और पास्ट पार्टिसिपल की। ठीक है, अगला इनफ जो है दो तरीके से यूज होता है। इनफ एक तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो किसकी विशेषता बताएगा, नाउन की। जबकि इनफ जब एडवर्ब की तरह काम करता है तो वो किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की विशेषता बताता है इसलिए एडवर्ब कहलाएगा, तो इनफ ऐसे यूज होगा। दूसरा, अगर एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो नाउन की विशेषता बताएगा। अब इनमें क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं रूल के फॉर्म में क्या लिखा है। इनफ कैन बी यूज्ड बोथ एज एन एडवर्ब और एज एन एडजेक्टिव। मतलब इनफ जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज हो सकता है। व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, जब ये एडवर्ब की तरह यूज होता है, इट कम्स आफ्टर द एडजेक्टिव इट क्वालिफाइज। जब ये एडवर्ब की तरह यूज होता है तो उस एडजेक्टिव के बाद आता है जिसे क्वालिफाई करता है। ठीक है, इनफ जब एडवर्ब की तरह यूज होगा तो उस एडजेक्टिव के बाद आएगा जिसे क्वालिफाई करता है। जबकि एंड व्हेन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो इट कम्स बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो नाउन के पहले आएगा और एडवर्ब की तरह यूज होगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसे ध्यान से समझ लेते हैं हम। जब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा कौन, इनफ, तो कहां आएगा भाई, ऑब्वियस है किसी नाउन के पहले आएगा। जबकि जब इनफ जो है किसकी तरह यूज होगा, एडवर्ब की तरह यूज होगा, तो वो कहां आएगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल में। She is enough intelligent and brave to handle any kind of troubles in her life. इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, तो इनफ क्या हुआ उसके लिए, एडवर्ब हुआ। इंटेलिजेंट कौन है, शी है, शी एक प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब है। तो ये जो इनफ है ये यहां ना होकर कहां होना चाहिए था, इसके पीछे। सेंटेंस कैसा होना चाहिए था, शी इज इंटेलिजेंट इनफ, क्योंकि एडवर्ब की तरह यूज होगा तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। सेकंड, वी डिड नॉट हैव मनी इनफ टू परचेज एनीथिंग। अच्छा, तो इनफ किसके लिए लिखा है आपने, मनी के लिए। मनी नाउन है, और जो नाउन की विशेषता बताएगा वो किसके तरह यूज होगा, एडजेक्टिव की तरह, और एडजेक्टिव की तरह कहाँ आएगा, नाउन के पहले। तो वी डिड नॉट हैव इनफ मनी, ना कि मनी इनफ। जब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो नाउन के पहले, और जब एडवर्ब की तरह यूज होगा तो एडजेक्टिव के बाद। द सेज वॉज टू काइंड। अच्छा, ये जो TOO है ये नेगेटिव देता है ना, सेंस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, द सेज वॉज, मैं कह सकता हूं इनफ काइंड, कि काफी काइंड था। तो अगर काइंड देखें तो काइंड कैसा हो जाएगा हमारा, तो काइंड हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि सेज के लिए लिखा है, साधु के लिए लिखा है, और जो एडजेक्टिव विशेषता बताएगा वो एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर इनफ क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब। तो यहाँ पर इनफ कहाँ आएगा, इसके बाद, और सेंटेंस कैसा बनेगा, द सेज वॉज काइंड इनफ। मतलब एडवर्ब की तरह यूज होगा इनफ तो एडजेक्टिव के बाद, और एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो नाउन के पहले। ये वाला देखते हैं हम फटाक से। अगर कहीं पर सो दैट लिखा है तो दैट के बाद क्लॉज आना चाहिए। क्लॉज आना चाहिए मतलब ये यहां पर होना चाहिए था सब्जेक्ट और वर्ब। मतलब क्लॉज का मतलब क्या होता है, एक सब्जेक्ट और उसका वर्ब। सो दैट के साथ अगर आपने सो दैट लिखा है तो दैट के बाद क्या आना चाहिए, क्लॉज। और इसके साथ आप नेगेटिव का यूज कर सकते हैं, किसके साथ, सो दैट के साथ। जबकि जब आप टू एंड टू का यूज करेंगे तो यहां दैट के बाद क्या आ रहा था, क्लॉज, यहां पर क्या आएगा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और चूंकि टू एंड टू अपने आप में नेगेटिव होते हैं तो इनके साथ नेगेटिव अलाउ नहीं है। मतलब सो दैट के साथ नेगेटिव आ सकता है, टू एंड टू के साथ नेगेटिव नहीं आ सकता। सो दैट में दैट के साथ क्लॉज आता है, टू एंड टू में टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे वी आर सो हार्ड वर्किंग दैट वी कैन डू एनीथिंग। अब देखो यहां पर मैंने क्या लिखा कि हम इतने मेहनती हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं।
तो हमने क्या किया है यहाँ पर, एक तो हमने सो दैट का यूज किया, तो हमने इसमें कहीं नेगेटिव यूज किया है क्या? नहीं किया। हम ये बता रहे हैं कि हम इतने मेहनती हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पर हर बार नेगेटिव हो, नहीं भी है नेगेटिव तो कोई बात नहीं। पर देखो दैट के बाद मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर पूरा क्लॉज लिखा है। मैंने पूरे सेंटेंस को क्या बना दिया, पूरा क्लॉज। क्लॉज का मतलब एक सब्जेक्ट और वर्ब के साथ। जबकि देखो आप अब इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर करना, दे आर टू लेजी टू डू दिस, टू एंड टू का यूज किया है, ये अपने आप में नेगेटिव बताता है कि वो इतने आलसी हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, टू एंड टू का यूज किया है। अब जब इसको मैं क्या बना रहा हूं, सो दैट के यूज करके, तो कैसे बना रहा हूं कि दे आर सो लेजी, वो इतने आलसी हैं, दैट दे कांट डू दिस, कि वो इसको नहीं कर सकते। देखो जब मैंने टू एंड टू का यूज किया था तब नेगेटिव नहीं बनाया था, क्यों? क्योंकि टू अपने आप में नेगेटिव बताता है। लेकिन जब मैंने सो दैट का बनाया तो मेरे को नॉट लगाना पड़ गया, क्योंकि मेरे को नेगेटिविटी बतानी थी। तो सो दैट जब आता है तो दैट के बाद क्लॉज आता है, ये दैट के बाद क्लॉज लिखा है भाई कि सब्जेक्ट है, वर्ब है। जबकि टू एंड टू में क्या आता है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हैं, इसको फिनिश करेंगे आज हम यही। अब इसको ध्यान से समझना, दो स्ट्रक्चर हैं, ये एसएससी में बार बार पूछे जाने वाली चीजें हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, नीदर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट कहां कहां यूज होते हैं वो समझना। तो सो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर एन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो सो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है वो यूज होता है किसी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए when two subjects doing the same action, जब दो सब्जेक्ट एक ही एक्शन करते हैं तो उसको बताने के लिए हम सो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसमें? पॉजिटिव सेंटेंस में। अब मान लो दो सब्जेक्ट एक ही एक्शन कर रहे हैं पर वो सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो उसमें क्या यूज करेंगे, नीदर। नीदर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस वेयर टू सब्जेक्ट्स डूइंग द सेम एक्शन। अगर दो सब्जेक्ट सेम एक्शन कर रहे हैं और सेंटेंस पॉजिटिव है तो सो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। अगर दो सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहे हैं सेम एक्शन पर सेंटेंस नेगेटिव है तो नीदर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। जैसे ही प्लेस पियानो एंड सो डज हिज वाइफ, इसको ऐसा क्यों लिखा है, देखो वह पियानो बजाता है और उसकी पत्नी भी पियानो बजाती है, मतलब दोनों पियानो बजाते हैं। दो सब्जेक्ट एक ही एक्शन कर रहे हैं पियानो बजाने का, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या यूज कर लिया हमने, सो। देखो यहां पर लिखा है सो। फिर ये प्ले में एस लिखा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, देखो यहां पर डू या डज होगा, पर हिज वाइफ तो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वहां क्या आएगा, डज। सेंटेंस क्या बना, ही प्लेज द पियानो। अब अगर मान लो इसको पूरा देखें तो ऐसा होता, ही प्लेज द पियानो एंड हिज वाइफ प्लेज द पियानोस। तो हिज वाइफ प्लेज द पियानोस की जगह हमने क्या लिख दिया, सो डज हिज वाइफ। जब दो सेंटेंस या दो सब्जेक्ट एक ही एक्शन कर रहे हैं और सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, जबकि द पीएम कैन नॉट डू दिस एंड नीदर कैन द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर इसको नहीं कर सकते और प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव, और दोनों सब्जेक्ट एक ही एक्शन कर रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, नीदर लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, कैन है, और प्रेसिडेंट जो दूसरा सब्जेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, दे हैव नॉट डन इट, उन्होंने ये नहीं किया है, तो क्या हो गया सेंटेंस, फिर नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो कैसे बताते हैं हम, दो सेंटेंस अगर एक साथ नेगेटिव होते हैं और एक ही एक्शन कर रहे हो तो कैसे यूज करते हैं हम, नीदर, फिर हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब खुद उसने बता रखा है, हैव है, तो यहां पर वी के लिए भी क्या आएगा, हैव आएगा। सपोज करो यहां शी होता तो शी के लिए वहां पर हैव नहीं होता, क्या हो जाता, हैज हो जाता। उसको कैसे लिखते हैं हम, कि अगर मान लो यहां पर वी नहीं होता, यहां पर शी होता, तो हम कैसे लिखते कि नीदर हैज शी, ये लिख देते हैं हम कि दे हैव नॉट डन इट, उन्होंने ये नहीं किया है, ना ही उसने किया है। तो नेगेटिव होता है तो नीदर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, पॉजिटिव होता है सो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। लास्ट दिखा है शी हैज क्लियर्ड द एग्जाम, कि उसने एग्जाम क्लियर कर लिया है। और अगर मैं इसको काट के एक्चुअल में लिखूं तो ऐसा लिखूंगा, एंड आई हैव क्लियर्ड
द एग्जाम। ये 2 सेंटेंस हो गए। अच्छा, दोनों सेंटेंस जो हैं वो क्या है, पॉजिटिव हैं? हाँ सर पॉजिटिव हैं। दोनों एक ही एक्शन कर रहे हैं? हाँ सर, दोनों ने एग्जाम क्लियर किया है। तो हम ये पूरा सेंटेंस ना लिखने की बजाय हम सिर्फ इतना लिखें ना कि भाई यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सो लिख दिया। अब यहाँ पर जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है, तो आई लिख दिया। और आई के लिए जैसे शी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आता है, आई के लिए क्या आएगा, हैव आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, सो हैव आई। तो 2 सब्जेक्ट एक ही एक्शन करेंगे, पॉजिटिव में तो सो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, और 2 सब्जेक्ट एक ही एक्शन करेंगे नेगेटिव में तो नीदर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। ठीक है। फिर नो नेगेटिव वर्ड कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग्स। इन वर्ड्स के साथ हमको नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव हैं। कौन कौन से हैं ऐसे वर्ड, सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कैर्सली, नीदर, बेयरली, नथिंग दोबारा आ गया, नन, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, बोथ, डिनाई और फॉरबिड। बोथ को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। और चूंकि बाकी सारे नेगेटिव हैं तो नेगेटिव के साथ हम और नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। ये आपको उसमें प्रोनाउन में याद होगा, हमने प्रोनाउन में सीखा है कि बोथ के साथ हम नेगेटिव का यूज नहीं करते, उसकी जगह हम नीदर का यूज करते हैं। तो इन सब के साथ हम नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते। देखते हैं फटाफट कैसे। वी सेल्डम मीट नोबडी इन दिस टाउन। सेल्डम मतलब कभी कभार, नोबडी क्या हो गया, नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव आएंगे क्या, नहीं आएंगे। इसकी जगह हम किसका यूज करेंगे, वी सेल्डम मीट, हम कभी कभार मिलते हैं किसी व्यक्ति से, क्या आएगा, एनीबडी। दे रेयरली टॉक नथिंग रिलेटेड टू अस। तो रेयरली भी नेगेटिव है, नथिंग भी नेगेटिव है, तो सही है क्या, नहीं सर, 2 नेगेटिव तो नहीं आएंगे। तो दे रेयरली टॉक एनीथिंग। जब नेगेटिव होता है ना तो वहां पर एनी से बने हुए हम यूज करते हैं, जैसे एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी। अनलेस दे डू नॉट मेक एफर्ट। अब अनलेस क्या है, एक नेगेटिव कंजंक्शन है, तो चूंकि ये खुद नेगेटिव है तो वहां नेगेटिव नहीं आएगा। अब जब नेगेटिव हट गया तो डू भी हट जाएगा। सेंटेंस क्या होगा, अनलेस दे मेक एफर्ट, क्योंकि अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं, कि वो यदि एफर्ट नहीं करते तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। शी हैज डिनाइड दैट शी हैज नॉट गिवन हिम बुक्स। तो उसने डिनाई किया कि उसने उसको बुक नहीं दी है। आप डिनाई किस चीज को करते हो, आप डिनाई करते हो कि आपने ये एक्शन किया है, ना करने के लिए कौन डिनाई करेगा, तो यहां पर नेगेटिव नहीं आएगा। वी शुड मूव हेवन एंड अर्थ लेस्ट वी डू नॉट सक्सीड। हमें अर्थ और हेवन जो है उसको मूव करना है, ये बेसिकली ईडियम है, मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब सब कहते हैं ना जितना हो सके उतना प्रयास करना। तो हमको मतलब पूरा प्रयास करना है, अन्यथा हम क्या हो जाएंगे, सक्सीड नहीं होंगे। तो हमने लेस्ट लिखा है, लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा, ये भी नेगेटिव माना जाता है। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव नहीं आएगा, और जब नॉट नहीं आएगा तो डू भी नहीं आएगा। सेंटेंस क्या बनेगा, वी मूव हेवन एंड अर्थ लेस्ट वी सक्सीड। ठीक है, मतलब हम क्या हो जाएंगे, अगर हमने कोशिश नहीं की तो हम सक्सीड नहीं होंगे, इसका ये मतलब है, अन्यथा हम फेल हो जाएंगे। यहां पर सक्सीड की जगह फेल कर लेना, लेस्ट वी फेल, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। ये लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, टू एज वेल और ऑल्सो। टू एज वेल और ऑल्सो मीन्स इन तीनों का मतलब होता है इन एडिशन टू। टू का मतलब, एज वेल का मतलब और ऑल्सो, तीनों का मतलब है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त या के साथ। बट वी कांट यूज ऑल्सो, पर हम ऑल्सो का यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस नहीं कर सकते। किसी सेंटेंस के आखिर में हम ऑल्सो का यूज नहीं कर सकते। ये तीनों का मतलब एक ही है, पर ऑल्सो जो है वो किसी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता, ये हमको याद रखना है। कैसे, ये देख लेते हैं हम फटाफट। शी फाउंड हर बैग एंड मनी टू एज वेल। क्या आना चाहिए, मान लो यहां पर मैं क्या करूं, इसको हटा दूं, मैं यहां पर ऑल्सो लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में आपने ऑल्सो लिखा है, तो ये गलत है। इसकी जगह क्या लिखना चाहिए हमको, शी फाउंड हर बैग एंड मनी टू, या फिर मनी एज वेल।
शी फाउंड हर बैग एंड ऑल्सो मनी। अब मान लो यहां पर ऑल्सो की जगह मैं टू या एज वेल लिखूं तो क्या हो जाएगा कि उसने पाया अपना बैग और मनी भी। तो ये जो टू और एज वेल हैं ये लास्ट में यूज होते हैं, ये स्टार्टिंग में यूज नहीं होते, और जबकि ऑल्सो कहाँ नहीं यूज होता, लास्ट में। तो ये जो टू और एज वेल है ये नहीं आएंगे, इसकी जगह क्या आएगा, ऑल्सो। मतलब ऑल्सो कहाँ आता है, पहले, लास्ट में नहीं आता, और टू और एज वेल लास्ट में आते हैं, पहले नहीं आते। जैसे दे हैव वॉन यूएस ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन एज वेल या टू। अब यहां पर फिर मैं अगर लास्ट में ऑल्सो लिख दूं तो फिर ये गड़बड़ है, क्योंकि लास्ट में ऑल्सो नहीं आता। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, दे हैव वॉन यूएस ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन एज वेल या टू। अब मान लो इसको मेरे को ऑल्सो के साथ बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा, दे हैव वॉन यूएस ओपन एंड ऑल्सो ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर ऑल्सो लगाना तो कहां लगाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन के पहले, लेकिन अगर एज वेल और टू लगाना तो कहां लगाना पड़ेगा, लास्ट में। ठीक है, अब ये हमारे वर्ड्स हैं, है ना। तो सर 2 मिनट है क्या, 5 मिनट है अपने पास। तो ये वर्ड्स हैं, हम इनको फटाफट देख लेते हैं ताकि ये पूरा जो हमारा एडवर्ब वाला है ये हमारा खत्म हो जाए। पहला वर्ड है हमारा कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू का क्या मतलब होता है, इंटरप्रेट अ वर्ड, ये असल में अ वर्ड लिखा हुआ है, और एक्शन, किसी एक्शन या वर्ड को इंटरप्रेट करना, समझना, इन पर्टिकुलर वे, किसी पर्टिकुलर वे में। तो समझने के सेंस में समझो आप, कॉन्स्ट्रू का मतलब क्या होता है, समझना। समझने के लिए हम इंटरप्रेट या अंडरस्टैंड का यूज कर सकते हैं। कॉन्स्ट्रू का मतलब समझना। इनवॉयलेबल, जो वॉयलेबल है, वॉयलेबल का मतलब है जिसे तोड़ा जा सके, इनवॉयलेबल मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके। तो नेवर टू बी ब्रोकन, जिसे नहीं तोड़ा जा सकता, जिसे इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता, जिसे डिसऑनर नहीं किया जा सकता, है ना। ये असल में अनुलंघनीय लिखा हुआ है, अनुलंघनीय, है ना, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सैक्रोसेंट और सिक्योर क्या होंगे इसके सिनोनिम। तीसरा वर्ड है एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब क्या है, तो एमिनेबल का मतलब है हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग, मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है खुशी खुशी, वो एमिनेबल कहलाएगा। या विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी और समथिंग, कि जो तैयार है कि वो किसी चीज से इन्फ्लुएंस या प्रभावित हो जाता है, वो एमिनेबल कहलाएगा। तो खुशी से स्वीकार करने वाला या स्वेच्छा से प्रभावित होने वाला, तो एमिनेबल कहलाएगा। कॉम्प्लेंट, मैनेजेबल और कंट्रोलेबल उसके सिनोनिम होंगे। कॉन्स्ट्रू का मतलब समझना, इनवॉयलेबल का मतलब जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसका उल्लंघन नहीं हो सकता। एमिनेबल का मतलब खुशी से स्वीकार करने वाला, है ना। एंट्रेंस्ड क्या है, टू एस्टेब्लिश एन एटीट्यूड, हैबिट और बिलीफ एटसेट्रा सो स्ट्रांगली दैट इट कैन नॉट लाइकली टू चेंज। किसी चीज को ऐसे एस्टेब्लिश करना, ऐसे स्थापित करना कि उसको बदला नहीं जा सकता, मतलब ऐसे एंट्रेंच कर दिया, जैसे कोई नियम बना दिया, अब उसको बदला नहीं जा सकता, वैसा एंट्रेंच करना। फिक्स्ड करना, इनफ्लेक्सिबल होना या इंस्टिल्ड करना, ये क्या कहलाएगा हमारा, एंट्रेंस्ड। अगर वहां स्पेलिंग नहीं दिख रही हो तो ये ऐसा है, एंट्रेंस्ड। एम्बार्क का क्या मतलब है, एम्बार्क का मतलब है बिगिन अ कोर्स ऑफ एक्शन, किसी चीज को प्रारंभ करना, प्रारंभ करने के लिए हम यूज करते हैं एम्बार्क, कमेंस या इनिशिएट उसके सिनोनिम है। तो हमारे 5 वर्ड कौन कौन से हुए, कॉन्स्ट्रू, इनवॉयलेबल, एमिनेबल, एंट्रेंस्ड और एम्बार्क। ये फिलर्स हैं, आप इसको पॉज करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप उम्मीद करता हूं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको पॉज करके। अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। आर सोल्जर्स एंट्रेंस्ड देमसेल्व्स, एंट्रेंस्ड का क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया, जमा लिया है बिहाइंड द बैटल लाइंस, बैटल लाइंस के पीछे। तो एंट्रेंच करना मतलब स्थापित करना बहुत मजबूती से। द मैन इज अबाउट टू डैश ऑन ए स्ट्रेटेजिक करियर, जो मैन है, जो आदमी है, वो क्या करने वाला, अपना स्ट्रेटेजिक करियर स्टार्ट करने के लिए क्या आएगा, एम्बार्क। द मैन इज अबाउट टू एम्बार्क ऑन ए स्ट्रेटेजिक करियर। ही मे डैश द अप्रोच एज अ होलिस्टिक एक्ट, होलिस्टिक का मतलब होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, या जो सबको इंक्लूड करता हो, सब चीज जिसमें इंक्लूड हो।
तो जो ये ही है, तो ही क्या है वो मतलब कहना चाहिए कि उसको जो हमारी अप्रोच है उसको कैसा समझ सकता है, हो सकता है कि वो इंक्लूड एवरीथिंग या होलिस्टिक एक्ट के रूप में समझ सकता है। तो ही में कॉन्स ट्रू, वो इंटरप्रेट कर सकता है, समझ सकता है हमारी अप्रोच को एक होलिस्टिक एक्ट की तरह, एक होलिस्टिक एक्ट जिसमें सभी चीजें सम्मिलित होती हैं, शामिल होती हैं। वॉट एवर यू डिसाइड, तुम जो भी डिसाइड करते हो, आई एम, मैं क्या हूं, तैयार हूं या रेडी हूं मानने के लिए। तो आई एम एमनेबल, वॉट एवर यू डिसाइड टू डू, आई एम एमनेबल, मैं एक्सेप्ट रेडी हूं एक्सेप्ट करने के लिए, जस्ट लेट मी नो, बस मुझे बता देना। द गेम हैड अ सिंगल इनवॉयलेबल रूल, जो गेम है उसमें सिर्फ एक रूल है, इनवॉयलेबल मतलब जिसको उल्लंघन नहीं किया जा सकता, और वो क्या है कि ऑब्स्टिकल्स वर टू बी ओवरकम, कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनको ओवरकम करना है, ना कि सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना। मतलब जो हमारा गेम है उसका सिर्फ एक ही रूल है कि हमें उससे क्या करना है, बाधाएं जो हैं उसको पार करना है, ना कि उनको तोड़ना मरोड़ना है। ये था हमारा एडवर्ब का चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। नहीं आया है तो दोबारा इसको प्ले करें, फिर से देखें, चीजें समझें। उम्मीद है मेरे को काफी कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।